अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लेक्चर नंबर 20 करेंगे आपके कोर्स का, और इसमें नए टॉपिक्स मैं कम ही कवर करूँगी क्योंकि लास्ट में एंड में जो है आई विल समराइज द कंटेंट्स जो कि इस लेक्चर जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम में शामिल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद सम अनाउंसमेंट्स में इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट यही है कि आपका मिड टर्म एग्जाम जो है वो नवंबर 25 को होगा। एग्जाम का टाइम 7:30 to 9 o'clock होगा। You will have to ask to turn on your cameras। मैं आपका एग्ज़ाम जो है उसको रिकॉर्ड भी करूँगी। सो जस्ट बी केयरफुल कि आप अगर कैमरे को ऑन किए हुए आई वुड डिटेक्ट मार्क्स। और इसके अलावा जो इसमें कंटेंट्स कवर होंगे फर्स्ट लेक्चर से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक के कंटेंट्स कवर होंगे। ओपन बुक ओपन नोट्स एग्जाम होगा, बट यू विल नॉट बी अलाउड टू टॉक टू योर कोलीग्स और एनीवन एल्स। ठीक है, ये नहीं है कि अपनी क्लास फेलो से आप बात नहीं करते हो, किसी और से आप हेल्प लेने ऑनलाइन या ऑफलाइन। और चीटिंग जो है अगर मुझे कहीं भी नज़र आ गई तो आई outright give 0 marks or negative marks in case of cheating। जी चलें, after the announcement let's talk about the contents of today's lecture। हम कल डिटर्मिनेंट के बारे में बात कर रहे थे, एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे। और व्हाट वी सॉ वाज दो तीन हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी थी। एक तो हमने ये देखा था कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है और आप उसको किसी भी वेक्टर स्पेस के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है मैट्रिक्स का, दिस इज एक्चुअली टेलिंग अस वेयर वुड द फर्स्ट बेसिस वेक्टर गो, और सेकंड कॉलम जो है वो सेकंड स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर के बारे में बता रहा है। सो इसका मतलब है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, या जब आप अप्लाई कर रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को किसी भी वेक्टर स्पेस के ऊपर, तो इट इज एक्चुअली गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर द स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स विल गो, और यूनिट वेक्टर जिसको हम कहते हैं। और जो डिटर्मिनेंट है वो ये बता रहा होता है कि वो जो स्टैंडर्ड आपके पास बेसिस वेक्टर का एरिया था, विच इज ऑलवेज एक्चुअली इक्वल टू 1, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर का मतलब ये है कि हम ये बेसिस वेक्टर ले रहे हैं जो कि हम यूनिट वेक्टर जिनको कहते हैं। तो इस केस में जो है वो एरिया वुड बी A1 फॉर द केस ऑफ, इसको मैं IJ लिख देती हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग देयर कंटेंट्स। ठीक है, आई और जे वेक्टर्स हैं। तो जो एरिया अंडर द ये जो स्क्वायर बन रहा है वो 1 है इस केस में। जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी है तो आई विल गो हेयर, जे विल गो हेयर, और अब जो नया एरिया है दिस विल बी इक्वल टू द एरिया, दिस विल बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स जो कि आपने अप्लाई करवाया है। सो इट मीन्स के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से वी कैन फिगर आउट a number of informations के आपके पास जो है वो यूनिट बेसिस वेक्टर्स जो हैं स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर वो कहाँ जाएंगे, और प्लस ये कि पूरे का पूरा जो आपका वेक्टर स्पेस है वो कितना स्ट्रेच हो रहा होगा, टिल्ट हो रहा होगा, या डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहा होगा। कल जो लेक्चर हमने क्लोज किया था तो वहाँ पर आई आस्क यू वन क्वेश्चन कि व्हाट डज इट मीन बाय डिटर्मिनेंट टू बी इक्वल टू 0। एंड डेफिनेटली अगर हम ये कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट जो है वो ये बता रहा है कि एरिया अंडर द यूनिट वेक्टर जो था उस पर कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, या अगर आप 2 डायमेंशन से आगे चाहते हैं तो वॉल्यूम के बारे में अगर डिटर्मिनेंट बता रहा है, तो इसका मतलब है कि लॉजिकली डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि एरिया शुड गो टू 0 और वॉल्यूम शुड गो टू 0। ठीक है, सो वी विल एक्चुअली सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस अंडर वन circumstances the determinant is 0 और उसका इफेक्ट क्या हो रहा होता है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि ये मेरे पास अगर मैट्रिक्स है 4 2 और 2 1, ये मुझे देख कर फौरन पता चल रहा है कि लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम्स हैं इसके, और रोज या कॉलम्स जो भी आप ले लेते हैं, और डिटर्मिनेंट इसका 0 है। अब अगर आप इसको प्लॉट करके देखें जिस तरह से मैंने पीछे प्लॉट किया था AI और AJ वेक्टर्स को अगर प्लॉट करते हैं तो यू विल सी के बोथ वेक्टर्स आर एक्चुअली मैप्ड ऑन द सेम वेक्टर।
ठीक है। तो हम और बेसिकली आपके पास जो है यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि ए आई हैट, एक्चुअली यूनिट वेक्टर को ए आई हैट से मैंने किया हुआ है रिप्रेजेंट, बिकॉज जहाँ से मैंने ये नोट्स लिए हैं मेरा ख्याल है वहाँ उसी तरह से रिप्रेजेंटेशन थी। तो ए आई हैट जो है दिस इज इक्वल टू 4 2 एंड ए जे हैट इज इक्वल टू 2 1। सो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो वेक्टर है, अब दोनों के दोनों जो वेक्टर्स थे, जो ये वाला वेक्टर था और ये वाला वेक्टर था, बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली, ये जो है वो 2 1 पे चला गया है। ठीक है, 2 अगर इफ आई टेक दिस, लेट्स सपोज कि दिस इज 2 एंड दिस इज 1 जो है वो इसी तरह से, तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक तो यहाँ पे चला गया जो जे वाला था, और जो आई वाला था दैट इज 4 और 2 पे चला गया। ठीक है, सो सम व्हाट वी सी इज कि दिस इज ए जे हैट एंड दिस इज ए आई हैट। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन सी कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद थी वेक्टर्स की 2 डायमेंशनल वाली, वो समहाउ अब लूज हो गई है। वी आर जस्ट गेटिंग एवरीथिंग ऑन वन लाइन। ठीक है, और समटाइम्स इट कैन बी कि वो एक ही पॉइंट के ऊपर जाके मैप हो रहा होगा। सो व्हाट वी नो फ्रॉम हेयर इज कि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वी आर गोइंग फ्रॉम हायर डायमेंशन टू लोअर डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल अगर पास करें ए जो है मेरे पास 0 0 0 0 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि वट एवर आई एम अप्लाइंग विद एनीथिंग एनीथिंग विद इट, इट इज टेकिंग इट टू द ओरिजिन। ठीक है, कि 0 पे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर जा रही है। सो डिटर्मिनेंट 0 अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो डायमेंशंस हैं वेक्टर स्पेस की वो कम हो रही हैं, और वो हमें ऑलरेडी पता है, बिकॉज इसका क्या मतलब है, जिस तरह यहाँ से मुझे नजर भी आ रहा है कि दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो इसका मतलब है कि वन वेक्टर ही होगा जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, विच मीन्स के डायमेंशन 1 होगी, 2 नहीं होगी इसे अप्लाई करने के बाद, और वो हमें ज्योमेट्रिकली भी नजर आ रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट डज इट मीन, व्हाट वुड हैपन इफ वी हैव नेगेटिव डिटर्मिनेंट? डेफिनेटली इसका क्या मतलब है कि नेगेटिव डिटर्मिनेंट का कि आपके पास ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगी, सिर्फ वैल्यू नहीं चेंज होगी बल्कि ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास जो भी चीज आई वेक्टर जो था वो बेसिकली माइनस आई बन जाएगा, या जे वेक्टर जो वो माइनस जे बन जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज के अगर 2 डायमेंशन से हम 1 डायमेंशन में जा रहे हैं या 3 डायमेंशन से 2 में जा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज अब अगर आपके पास 2 डायमेंशन है तो वहां से जो हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये कि आप उससे कम डायमेंशन तो 1 हो सकती है, लेकिन अगर 3 डायमेंशन है तो इसका मतलब है कि आपके पास कम होने के बाद या तो आप 2 डायमेंशन में जा सकते हैं या 1 डायमेंशन में जा सकते हैं। सो what does it mean by having zero determinant अगर आपके पास more than 2 dimensions है? ठीक है, so in that case what would happen, और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास a जो है या तो वो ऐसा है कि उसमें 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, या फिर मेरे पास एक और a प्राइम है जिसमें जस्ट 1 डायमेंशन है इसकी। ठीक है, अब आप देखें कि व्हाट इज हैपनिंग अगर मैं इससे लीनियरली ट्रांसफॉर्म करती हूँ, तो नजर आ रहा है मुझे, मैंने बहुत ही सिंपल सी जो ट्रांसफॉर्मेशन रखी हुई है, आई प्राइम आई पे ही रह रहा है, जे जे पे ही रह रहा है, जो आपके पास के था फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 3 डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि हमारे पास जो है वो ऊपर भी एक डायमेंशन जा रही होगी, अगर एक्स वाई डायमेंशन अगर मैं ले लेती हूँ, तो व्हाट विल हैपन कि अगर ये वाले जो है वो आई है, ये जे है और ये के है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि आई और जे सेम है, के 0 पे जाके मैप हो रहा है, विच मीन्स कि एवरीथिंग विच वाज ऑन के इज गोइंग इन आई एंड जे डायमेंशन, और इन अदर वर्ड्स ऑल ऑफ द वेक्टर्स अगर आप के रेफरेंस से देखें तो दे आर गोइंग टू 0। ठीक है, जितने भी वेक्टर परपेंडिकुलर में थे वो ऑर्थोगोनल यानी के डायरेक्शन में थे, के डायमेंशन में थे, दे आर एक्चुअली गोइंग टू 0। इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग कि अब आपके पास जे और के दोनों के जो है वो सिर्फ इस लाइन के ऊपर मैप कर जाएंगे, बिकॉज हमारे पास जो है वो आई भी, ये जे भी कोलैप्स कर जाएगा। सो व्हाट विल हैपन अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक प्राइम करती हूँ तो ए प्राइम के पास मेरे पास सिर्फ ये वाली लाइन बच जाती है। ठीक है,
और विच मीन्स कि अब मेरे पास अगर y के हिसाब से देखा जाए, j के हिसाब से देखा जाए, तो वो वाले भी j इक्वल टू 0 पे चले गए, k वाले भी k इक्वल टू 0 पे चले गए। इन अदर वर्ड्स, जो भी वेक्टर्स हैं विच आर नॉट, मतलब आपकी जब डायमेंशंस कम हो रही हैं, एक तो ये कि वी नो कि हमारे पास जो है वो जब डायमेंशंस कम हो रही है, डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब है कि वी आर गोइंग फ्रॉम हायर डायमेंशन टू अ लोअर डायमेंशन। और जो लोअर डायमेंशन है उसमें भी कितनी लोअर डायमेंशन है उसकी बेस पे हमें ये पता चल रहा होता है कि आपके पास रिमेनिंग डायमेंशंस कितनी हो गई हैं, ठीक है। अब जो डायमेंशन खत्म हो गई है, वेयर इज इट गोइंग, इट इज गोइंग इनटू द नल स्पेस ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। बिकॉज ऑफ द रीजन के देखें, अब अगर फर्ज करें मैं ए से करती हूँ, तो मेरे पास जो कॉलम स्पेस है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से आई और जे वाले सारे तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो मुझे मिल जाएंगी, तमाम वेक्टर। मगर के जो है इट इज एक्चुअली मैपिंग टू 0। सो वो जो नल स्पेस है ना, उसको आपको कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा ज्यादा क्लियरली समझ में आना चाहिए कि बेसिकली व्हेनेवर वी आर going into whenever the dimensions are decreasing, तो दो dimensions हमारे पास रह गई हैं actual vector space की, उसको छोड़ के जितनी भी dimensions होती हैं they are going into the null space, and null space में जाने का मतलब ये कि there will be vectors in the dimensions जो कि कम हो रही है, जो कि 0 पे मैप हो रहे होंगे, and that is what is the definition of null spaces, कि आपके पास null space क्या होता है कि जिसमें वो तमाम के तमाम vectors होते हैं जो कि आपको 0 वेक्टर के ऊपर मैप करवा रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ इंट्यूशन अबाउट द नल स्पेस। और इसमें ये है कि अगर आप हायर डायमेंशन में हैं तो आप लोअर डायमेंशन में जो है वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यानी डिटर्मिनेंट तो देखिए हर केस में, इस केस में भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, इस केस में भी 0 होगा, मगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 डज नॉट इम्प्लाई द सेम थिंग इन ऑल द सिचुएशन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 वुड डिपेंड अपॉन के आपके पास अंडरलाइंग डायमेंशन कम होके कितनी हो रही है, इट विल डिपेंड अपॉन के डिटर्मिनेंट ए जो है वो किस ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो रहा है, ठीक है। ओके, अनदर क्वेश्चन कि अगर फर्ज करें कि डिटर्मिनेंट 0 हो गया है तो हम ये कहते हैं कि इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को जिसको हमने अभी डिस्कस किया है इसके हिसाब से देखूं कि डिटर्मिनेंट पॉसिबल क्यों नहीं है, इन्वर्स पॉसिबल क्यों नहीं है, तो नाउ द थिंग्स शुड मेक सेंस टू यू। बिकॉज देखें, जब हमने फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक अबाउट दिस सेकंड वन। अब इस सेकंड वन के बाद क्या हो गया, मेरे पास सिर्फ एक एक्स एक्सिस वाली लाइन बच गई है, जिसमें यहाँ पे जो है मैंने पूरा सही से नहीं बनाया हुआ है, बट द थिंग इज के इट विल बी पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। कि ये जो है बेसिकली मुझे ये वाली लाइन जो थी वो रखनी चाहिए थी, बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये वाली लाइन जो है वो हो गई, सारी चीजें इसके ऊपर मैप हो गई हैं, वाई वाला एक्स वाला सब कुछ जो है वो वाई के जी डायरेक्शन जो है वो भी z इक्वल टू 0 पे चले गए हैं, सारे वेक्टर्स y वाले भी चले गए हैं y इक्वल टू 0 पे। अब now if you want to get back those vectors, there is no way of knowing कि कौन सा वेक्टर कहाँ पे जाके मैप किया था, बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि अभी तो ये सिंपल मेरे पास है, लेकिन जब मुझे वन डायमेंशन के सारे वेक्टर्स पता हैं, फॉर एग्जांपल ये 0 है एंड एक्स डायरेक्शन में मुझे पता है कि एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ है। नाउ आई डोंट नो कि ये जो वेक्टर यहाँ पे आया हुआ है ये कहाँ से आया था एक्चुअली, या ये वाला कहाँ से आया था, बिकॉज आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि डिटर्मिनेंट 0 होने की वजह से जब आपके डायमेंशंस लोअर में चले जाते हैं तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है, एंड वी ट्राई टू हैव अदर मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग, जिस तरह हमने देखा है कि हम फिर एरर को मिनिमाइज करते हैं या सब स्पेस पे मैप करते हैं या जो भी करते हैं, बट समहाउ इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर इनवर्स पॉसिबल हो तो उस केस में जब हम ये चीज लिखते हैं, देखते हैं, अगेन दिस शुड बी क्लियर टू यू कि अगर आपके पास इनवर्स पॉसिबल है, इसका मतलब है कि फुल रैंक मैट्रिक्स है, और आपके पास फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने पीछे देखा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, इधर अगर एग्जांपल देती हूँ तो ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स का आई होने का क्या मतलब है कि दीज आर द मैट्रिसेस जो कि हमारे पास फुल रैंक मैट्रिसेस हैं। लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। तो अगर मैंने ए से मल्टीप्लाई किया है तो क्या हो गया है कि मेरा जो है यहाँ पर एरिया बढ़ गया है, ठीक है। अगर मैं ए इनवर्स से करूंगी तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये वाली जो भी है दिस विल गो बैक टू दिस थिंग,
विच मीन्स के दोनों को ओवरऑल मल्टीप्लाई करने का इफेक्ट क्या होना चाहिए कि आपको ओरिजिनल चीज वापस मिल गई है ज्योमेट्रिकली। मैथमेटिकली तो यू ऑलरेडी नो कि अगर डिटर्मिनेंट इनवर्स पॉसिबल है तो ए इनवर्स ए जो है दैट इज इक्वल टू आई, विच मीन्स के कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ओवरऑल। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये वाली चीज हम एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं। इज देयर अ डिफरेंस इन इनवर्स प्रोसेस इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0? देयर शुड बी। फॉर एग्जांपल अगर मैं अगर फर्ज करें कि मैं 3D से 2D में जा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे x और y दोनों की इंफॉर्मेशन पता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1D में जा रही हूँ तो मुझे सिर्फ x की इंफॉर्मेशन पता है। सो इट मीन्स कि समहाउ अगर मैं इन्वर्स करना चाहती हूँ and I just want to make some estimate or some prediction or some I just want to guess work, आप कह लें, due to intelligent guess based upon certain criteria, certain conditions, तो it would be easier to figure out के इस केस में, बिकॉज यहाँ पे एक डायमेंशन है जो कोलैप्स हो रही है, तो इट विल बी easier to figure out what were the actual vectors in the other dimension or what could have been the vectors in the other dimension in this case as compared to this case, ठीक है। So what we are saying here है इसके वैसे तो determinant of A जो है वो उसके जीरो होने का मतलब ये है कि inverse is not possible, लेकिन if you could have a way of फिगरिंग आउट के इन्वर्स करके आप ओरिजिनल चीज को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें, तो जाहिर है जहां पर आपके पास कम डाटा लॉस हुआ है वहां पे उसको दोबारा से रिट्रीव करना वुड बी इजियर एज कम्पेयर टू जहाँ पे ज्यादा डाटा लॉस हो चुका है, ठीक है। और ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं गोइंग फ्रॉम 2D टू 3D, हाँ जी ये वाली बात जो है। और रैंक जो है वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि जितने डायरेक्शंस बच जाते हैं, जितने डायमेंशन बन जाते हैं, दे गो इन द रैंक और द कॉलम स्पेस, और बाकी जो हमारे डायमेंशंस खत्म हो जाती हैं दे एक्चुअली गो इनटू द नल स्पेस। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी आई हैव रिटन हियर कि full rank matrix rank is same as number of columns and only vector mapping going to the zero is zero vector. But if the rank is less than the number of columns, then the number of vectors can go into, there are a number of vectors which can go into the zero, and these are called the null space or the kernel of the matrix. एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने की जरूरत है वो ये, विच इज अगेन समथिंग वेरी ट्रिवियल, कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने जिस तरह लिखा हुआ है, अब इस केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर करती हूँ, तो दिस इज अ मैट्रिक्स 3/2 मैट्रिक्स, और इसको जो मैं वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो इट हैज टू बी अ वेक्टर 2/1 वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरे पास सॉरी 2/1 मैंने बनाया गलत है, बोला तो ठीक है, ठीक है, 2 रोज हो जाएंगी और 1 कॉलम हो जाएगा, ठीक है, एनी वेक्टर। और यहाँ पर जो मेरे पास आ जाएगा that would be, actually let me write it generic, ये वेक्टर जो है this will be x1 और x2, और यहाँ जो मेरे पास वेक्टर आ जाएगा that will be y1 y2 and y3. So what is actually happening is कि अब आप ये देखें कि जो मैपिंग हो रही है नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस की, तो उस केस में we will be going from R2, ठीक है, R2 to R3 जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वी आर गोइंग फ्रॉम, अगर हमारे पास m इंटू n डायमेंशन है तो वी आर गोइंग फ्रॉम Rn टू Rm बाय दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जब अगर आपके पास यानी इट डजेंट मैटर कि फैट मैट्रिक्स है या मैट्रिक्स जो है वो टॉल है, हमेशा जो है जितने भी आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो उसकी डायमेंशन से हम मतलब उसकी डायमेंशन में वेक्टर या उस वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स को हम लेके जा रहे हैं टू अ वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन जो कि नंबर ऑफ रोज की डायमेंशन है, बाय अप्लाइंग एनी नॉन स्क्वायर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Now the next thing is I should have actually written here के different bases जो है ना, this is actually another topic, मैंने इसको जो है वो हेडिंग नहीं डाली हुई, ठीक है। नाउ the next this is actually something interesting कि अब आपके ये चीज हम पहले से बहुत अरसे से देख रहे हैं, we have been talking about this thing कि आपके पास सेम वेक्टर स्पेस को डिफरेंट बेसिस सेट्स
जो है वो स्पैन कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट डज इट मीन बाय स्पैनिंग अ डिफरेंट बेसिस सेट। और आपके पास अगर एक वेक्टर एक बेसिस सेट में है तो उसको आप दूसरे में कैसे लेके जा सकते हैं या उसको दूसरे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज के, अच्छा इसके लिए एक एग्जांपल हम करते हैं कि लेट्स सपोज के मेरे पास जो है वो ए है मैट्रिक्स जो कि चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है, विच मीन्स के जो इसके कॉलम्स हैं अब ये मेरा एक नया बेसिस वेक्टर्स बना रहे हैं, ठीक है। और जो आई विल स्टार्ट विद ऑलवेज, यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड बेसिस से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि दिस इज 1 0 एंड 0 1 जो स्टैंडर्ड है। और जो मेरा, अगर मैं ए वाले बेसिस की बात करती हूँ तो इट मीन्स के मेरे पास जो ये 1 0 और 0 1 के बजाय आई हैव समथिंग लाइक दिस। 2 1 है तो इसका मतलब है कि 2 इज समवेयर हेयर, 1 इज हेयर, ये है। और एक तो मेरे पास ये वेक्टर है जो बेसिस बना हुआ है, बेसिस का पहला वेक्टर जो है। और दूसरा है -1 and 1, so -1 is somewhere here and 1 is here, so it is something like this। ठीक है, मतलब इसका जो है वो जाहिर टिप यहाँ पर होगी, लेकिन अगर मैं इसको एज एन एक्सिस डिफाइन करती हूँ तो इट विल पास थ्रू 0 एंड इट विल गो फ्रॉम -infinity to infinity on this line। इसके मतलब what we are saying इसके बेसिस का क्या मतलब है कि they are kind of unit vector of these new basis vector। अच्छा, अब फर्स्ट करें कि मैं आपको एक पॉइंट दे देती हूँ एंड आई टेल यू कि दिस पॉइंट इज इन योर न्यू बेसिस वेक्टर जो ए में है, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहाँ मैं इसको अगर आई हैड और जे हैड कह रही थी तो आई विल डिफाइन देम एज आई हैड प्राइम एंड जे हैड प्राइम। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि सपोज कि इसके हिसाब से देखें, अब आप यू कैन थिंक अबाउट इट अगेन इन टर्म्स ऑफ योर ओन रूम। तो फर्ज करें कि आप अपने अपने कमरे में हैं और दिस इज योर फ्लोर, और उसके बाद जो है वो कोई और आया है या ये कि लेट्स सपोज कि किसी और का कोई कमरा है जो कि इस तरह से टिल हुआ हुआ है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगेन मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि आपके पास टिल्ट हुआ हुआ है। अब अगर फर्ज करें कि जो ये वेक्टर्स बना रहे हैं, ये अगर मेरे पास जो है वो है, लेट्स सपोज कि ये मेरा पूरा एक्स वाई एक्सिस है दोनों केसेस में जो है। तो इस केस में अब अगर मैं अपने हिसाब से इसको देखने की कोशिश करती हूँ तो मेरा वाला जो था वो तो कुछ इस तरह का था ना, एक यहाँ पर था और दूसरा वाला जो है वो इस तरह से, ठीक है। अगर मैं यानी समहाउ आप ये समझ लें कि मैं ऊपर वाला जो ये था एक्चुअल कमरा जो है उसको हमने इसके ऊपर मैप किया। अब अगर फर्ज करें कि इसके हिसाब से मैं एक पॉइंट आपको कहती हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, या ये एक वेक्टर है जो कि इसके हिसाब से यहाँ पर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि इस नए के हिसाब से जो चीज़ जो भी यानी इस कमरे में जो बैठा हुआ है विच इज़ अ टिल्टेड कमरा, तो उसके हिसाब से तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से देखते हैं तो ये तो एक्स और वाई नहीं है, ये तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। सो इट मीन्स कि अगर मैं इसको अपने कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ या अपने बेसिस वेक्टर के हिसाब से करना चाहती हूँ तो आई नीड टू टेक इनटू अकाउंट कि ये यहाँ से यहाँ तक जो गया है इसका, और इसी तरह से ये वाला जो डायमेंशन थी वो यहाँ से जो यहाँ गई है इसको भी अकाउंट में लेना पड़ेगा, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स मेरे हिसाब से दिस वेक्टर इज एक्चुअली समथिंग जिसके कोऑर्डिनेट डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये टिल्ट को लेके हम उसको जो है वो वी नीड टू इनकॉर्पोरेट दिस टिल्ट आल्सो जो कि ऑलरेडी उसके अंदर आ चुका है। सो व्हाट डज इट मीन कि अगर फर्ज करें कि मेरे पास एक वेक्टर, अब ये जो वेक्टर मैंने यहाँ पे कहा हुआ है ये लेट्स सपोज कि दिस वाज ए जो हमने बनाया हुआ है एंड दिस वाज एक्चुअली आवर ओन स्टैंडर्ड जो भी वेक्टर स्पेस था जो कि स्टैंडर्ड आई और जे से मिलके बना हुआ है। अब सपोज करें कि ए में जो मेरे पास एक वेक्टर है दैट इज गिवन बाय 2 and 1, यानी जो कोई बंदा यहाँ बैठा हुआ है इस कमरे में उसको
ये नजर आ रहा है। अब हम उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं। देन व्हाट वी नीड टू डू इज कि वी विल हैव टू, अगर मैं इसको अप्लाई करना, मैं इसको अपने बेसिस के हिसाब से जो है इनके इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, देन आई वुड हैव टू टेक द कोऑर्डिनेट, यानी मैं इसको कह देती हूँ एक्स ए, ठीक है, ये जो ए था इसके अंदर था और हम अब एक्स कर रहे हैं जो कि हमारे अपने कोऑर्डिनेट में। देन व्हाट आई वुड हैव टू डू इज कि मुझे ये जो इसका बेसिस है, बिकॉज ये 1 0 से 2 1 पे गया है ना, तो इस 2 1 को मैं फर्स्ट एलिमेंट के साथ अप्लाई करूंगी, और जो ये y से जो भी मेरे पास y हैट था यानी j हैट था वो इस पे चला गया, तो इसका मतलब है कि जो सेकंड है कंपोनेंट वो इससे इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। या तो इसका क्या मतलब है कि अगर जो हमारे बेसिस में अगर मैं इसकी बात करती हूँ कि ये पॉइंट जो है, लेट्स सपोज कि ये उस पर्सन के हिसाब से जो है ये पॉइंट अगर 2 1 था, तो मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से दिस पॉइंट वुड बी 3 and 3, ठीक है, बिकॉज वी हैव टेकन इनटू अकाउंट कि वो ऑलरेडी कितना टिल्टेड था हमारे हिसाब से। और देखिए इनमें से कोई से भी जो है वो रॉन्ग नहीं है, both of them are spanning the same 2 dimensional vector space। सिर्फ इसका क्या है कि हमारे जहन में कॉन्सेप्ट है ना कि जो एज बना हुआ है that edge is the x और y axis, but there is no restriction। आप कोई से भी दो ले सकते हैं जो कि जिससे the only restriction is कि they need to be linearly independent, अगर उन्होंने उसको पूरे के पूरे उसको स्पैन करना है, ठीक है। अगर आपके पास वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाते हैं जो कि मुझे एक ही वेक्टर्स नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दे आर स्पैनिंग, नो मैटर वो इवन ऑर्थोगोनल नहीं भी है तो वो स्पैन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल से हमें पता है कि जिंदगी आसान हो जाती है, नॉर्मलाइज से जो है थिंग्स बिकम मच मोर इजियर, इसलिए आपको हमेशा यूनिट वेक्टर जो है ऑर्थोगोनल और नॉर्मल नजर आते हैं, बट basis doesn't have to be orthogonal and normal, it just have to be linearly independent। और it is just like कि अगर फर्ज करें मैं हम दुनिया में बैठे हुए हैं और कोई और जो है वो किसी और प्लैनेट पर बैठा हुआ है, तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे विल बी मतलब फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अर्थ एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर प्लैनेट, आपका एक्स एक्सिस हमारा जो है और दूसरे वाले का है, इट वुड बी डिफरेंट, बट फॉर अस आर one is the right one, for them theirs is the right one। but जब आप एक दूसरे के रेफरेंस से देखेंगे तो you would have to take care of whatever the reference or relative change would be। so what does it mean कि अगर आपने किसी और बेसिस से स्टैंडर्ड बेसिस में लेकर आना है, ठीक है, कि आपके पास जो आई और जे वाला बेसिस है इसमें अगर आपने लेकर आना है, तो आपको क्या करने की जरूरत है, you need to multiply your vector। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, x is equal to a times xa। so जो भी दूसरे बेसिस में था हमारे पास वेक्टर, यानी हमें पता है कि किसी और बेसिस का वेक्टर दिया गया है और हम उसको स्टैंडर्ड जो है वो बेसिस में लेकर आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए व्हाट वी वुड डू इज वी वुड जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय द मैट्रिक्स ऑफ द बेसिस वेक्टर। और इसका अगर ऑपोजिट करना हो, लेट्स सपोज कि अगर मुझे एक्स ए करना है फ्रॉम एक्स, तो इसका क्या मतलब होगा, सिंपली अगर मैं इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, अगर यानी इन अदर वर्ड्स के अगर मेरे वाले में मेरे कोऑर्डिनेट मुझे पता है, अब हमारा जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, और वहां से वी वांट टू गो बैक टू गो टू अनदर बेसिस सेट, तो जो बेसिस सेट वाला वेक्टर है उसका इनवर्स निकाल के अगर उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गो इनटू दैट बेसिस वेक्टर। और यही चीज जो है वो जी, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ये दिस इज द सेम एग्जाम्पल जो कि मैंने यहाँ पे की है, एंड दिस इज द सेम थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ। इफ वी नो दिस थिंग, तो अब जो नेक्स्ट हम चीज कर सकते हैं, इसका मतलब है कि अगर हमने ये कहा है कि जो हमारे पास आइगन वेक्टर्स हैं उनको भी अगर हमने नॉर्मलाइज कर लिया है, ऑर्थोगोनल हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब है कि दे कैन फॉर्म अ बेसिस फॉर सम वेक्टर स्पेस। तो हम आइगन बेसिस इस तरह से जनरेट कर सकते हैं, एंड विच मीन्स के आपके पास, बिकॉज जो हमने वेक्टर जो आइगन वेक्टर्स ले रहे हैं उससे जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे दैट वुड जस्ट बी एन अदर मैट्रिक्स लाइक दिस ए मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर हमने उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट कर दिया है, वी हैव
set के the eigenvectors are linearly independent, which happens when the eigenvalues are distinct. ये हमने last lecture में किया था. तो उस केस में जो we automatically know that it can form a basis. और आइगन बेसिस में हम लेके जाते हैं, वी विल सी के उसका हमें फायदा क्या हो रहा होता है. लेकिन नाउ वी नो कि एक बेसिस से दूसरे बेसिस में कैसे जा सकते हैं. सो वी विल टॉक अबाउट द आइगन बेसिस नाउ. सो आइगन बेसिस के लिए क्या है कि हाउ टू चेंज द आइगन बेसिस. we will take the eigenvectors as a basis vector. ठीक है. So and how would we do that? Form the matrix with eigenvector. For example, अगर 2D है तो उसमें just v1 और v2 दो vectors होंगे, and जो only चीज जो आपने याद रखनी है वो ये कि इसको अगर हम as a basis ले रहे हैं तो v1 v2 have to be linearly independent. ठीक है. And then take a matrix into eigenbases, multiply it with V inverse so that if Y is a vector in standard basis, then it will be a vector in eigenbases, V inverse Y. Okay, and we know about this thing, okay? So this is what we just talked about. कि अगर आपके पास एक eigen basis, अगर हमारे पास एक vector आ गया है जो कि बेसिस वेक्टर, एक मैट्रिक्स है जो कि बेसिस वेक्टर से मिलकर बना हुआ है, और अगर हम उस डोमेन में कोई भी वो लेके जाना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस में है y वेक्टर, तो आइगन बेसिस में v इनवर्स y हो जाएगा. और another important thing is, again I have talked about this thing just now, कि अगर हमारे पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अगर आपके पास आप ये कहते हैं कि you have the matrix A n by n है और उसके जो है v1 से लेकर vn तक आइगन वेक्टर्स हैं, तो ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के बेसिस वेक्टर्स बन सकते हैं, बट ओनली इफ दे आर ऑल लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर we have some of them which are not linearly independent, which means कि आपके पास कुछ आइगन वैल्यूज हैं वो रिपीट हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि if we have some small n which are linearly independent vectors, then it means कि जो basis आपका आइगन बेसिस बनेगा that will be spanning a vector space of n dimension, which is something less than capital N dimension. So in short, जितने भी आपके पास linearly independent eigen vectors आ रहे हैं, उनको मिला के जो है वो आप आइगन बेसिस बना सकते हैं. ठीक है. Okay. Let me see what is down. Okay, so now we know the advantage of diagonalization. कि हमने ये बात की थी कि हम एक को डायगोनलाइज कर रहे हैं एंड वी अस्यूम कि हमारे पास जो वो फुल रैंक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो V है दैट विल बी कंटेनिंग ऑल द आइगन वेक्टर्स बिकॉज दे विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स. और हमारे पास जो है वी अस्यूम के आपके पास तमाम के तमाम जो है वो आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं. तो इन दैट केस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, जब आप A से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए एक्स है, अब एक्स जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस में है. ठीक है, लेट्स सपोज. तो जब आप ए से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि यू आर एक्चुअली मल्टीप्लाइंग इट विद this. अब what is this doing? This is taking you in eigen basis. क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर आपके पास V में बेसिस वेक्टर है तो V इनवर्स को मल्टीप्लाई करने से हम उसमें चले जाते हैं. This lambda delta से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, what was delta? Delta was just our आइगन वैल्यूज. तो इस केस में क्या हो रहा होगा, जब आप इस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो जो हमारे पास ये वेक्टर, लेट्स सपोज कि v इनवर्स y, v इनवर्स x है, इसको मैं x प्राइम कह देती हूँ. तो every element of x prime will be scaled by different values. lambda से आप करेंगे. ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अगर आपके पास देखें, अगर lambda 1 lambda 2 है, मेरा ख्याल है ये चीज मैंने कल की भी थी या नहीं भी की थी, तो लेट्स सी. और ये x1 और x2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, तो what I get lambda 1 x1 and lambda 2 x2. तो इसका मतलब क्या है कि जब आइगन स्पेस में आप चले गए हैं तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्म है आइगन स्पेस में, इट इज जस्ट स्केलिंग ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, ट्रांसफॉर्म वेक्टर इन बाय आइगन वैल्यू. ठीक है. और
उसके बाद लेकिन ये कि आपने दोबारा वापस भी तो आना है ना, बिकॉज ये वाला जो है ये तो हमारे उसके अंदर है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बट दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन जो कि एट द एंड ऑफ द डे हम ए को एक्स से मल्टीप्लाई करके ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं. सो इन ऑर्डर टू कम बैक टू द स्टैंडर्ड बेसिस हम उसको दोबारा बी से मल्टीप्लाई करें. सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मीन्स दैट वी आर टेकिंग वेक्टर एक्स टू द आइगन बेसिस, स्केल इट with different eigenvalues, and then coming back to the actual basis vectors. What would be the advantage of this thing? जी, इसका फायदा क्या है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर आपको आगे हम सिल्वेस्टर एक्चुअली थ्योरम देखेंगे तो वहां से भी आप इसको इसका फायदा नजर आएगा कुछ, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो सिंपल सा फायदा है कि लेट्स सपोज कि आपने किसी वेक्टर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है या ए रेज टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है. अब आप देखें कि अगर आप इसको वैसे मल्टीप्लाई करना शुरू करें, ए अगर फर्ज करें कि 10/10 है, 20/20 है, तो आपको A5 ही जो है वो कंप्यूट करना इज सच अ बिग थिंग कि आपके कंप्यूटेशन भी बहुत ज्यादा होंगी और कॉम्प्लेक्स भी बहुत हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड अगर आप एक दफा आइगन समहाउ इफ यू कैन फिगर आउट कि आइगन वेक्टर्स क्या हैं और आइगन बेसिस में चले गए हैं, तो उसके बाद ये जो ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, बिकॉज लैम्डा इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो लैम्डा को आप जो भी आप इसका स्क्वायर ले रहे हैं या n रेज़ टू द पावर n ले रहे हैं, सब डायगोनल एलिमेंट्स उससे स्केल हो रहे होंगे ना. तो इसका मतलब है कि आइगन बेसिस में जो है इट इज जस्ट स्केलिंग ईच एंड एवरी थिंग विद सम नंबर जो कि लैम्डा से हमारे पास आ रहा होगा, और फिर उसके बाद आपको लीनियर आप इनवर्स ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. सो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम हो जाती है इसकी वजह से जो है. और इसके अलावा और एडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वी विल जस्ट नॉट टॉक अबाउट दिस थिंग. लेकिन जो हम दिस इज समथिंग दैट वी डू अलॉट कि हम आइगन बेसिस में जाके जो है वो कंप्यूटेशंस कर रहे होते हैं, और उसके जो है वो शायद मैं आपको होमवर्क वगैरह में जो है वो ये चीज़ें दे दूँ कि व्हाट कैन बी दैट एडवांटेजेस और व्हाट कैन बी द एप्लीकेशन. बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर दैट डायगोनलाइजेशन अगर आपने कर ली है तो इसका मतलब है कि आइगन बेसिस में जाके जो है आप चीज़ों को इजीली जो है जो काम आपने मेन उसमें रह के करना थोड़ा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा. आइगन बेसिस में जाके द थिंग्स बिकम इजियर. एंड अनदर एडवांटेज इज, अभी तक तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ए जो है उसके तमाम आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट. अगर हम ये भी कह देते हैं कि ए सिमेट्रिक और फिर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, तो इसमें हमने कल देखा था कि इन दैट केस ए जो भी आइगन वेक्टर्स होंगे दे विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऑर्थोगोनल, एंड लेट्स सपोज कि हम उनको नॉर्मलाइज भी कर चुके हैं. ठीक है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वी इनवर्स विल बी इक्वल टू वी ट्रांसपोज, और वी जो है ये मैट्रिक्स की मैं बात कर रही हूँ. इन दैट केस द डायगोनलाइजेशन विल बिकम ए जो है इसको डायगोनलाइज अगर मैं कर रही हूँ तो दिस विल बिकम वी डेल्टा वी लैम्डा वी ट्रांसपोज, एंड इट मेक्स द थिंग्स मच मोर इजियर. ठीक है, और इसमें हम आप देखेंगे आगे जाके, आई डोंट नो हम इसमें तो शायद नहीं करेंगे, एक्चुअली वी विल डू दिस एसवीडी के केस में हम देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, अगर आप समहाउ मैट्रिसेस को सिमेट्रिक बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि यू नो कि डायगोनलाइजेशन में आपके पास आपको इन्वर्स भी निकालने की जरूरत नहीं है. इन्वर्स निकालना इज आल्सो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, लेकिन ट्रांसपोज इज जस्ट interchange of rows and columns. So in that case going into eigen basis becomes easier. आप transpose से multiply करके चले जाएंगे and then the rest of the process will remain the same. और ये चीज़ें जो है these are certain facts about eigen decomposition जो हमने शायद पहले भी कहीं पे डिस्कस किए थे या नहीं भी किए थे, तो जैसे रिमेंबर दिस थिंग के डिटर्मिनेंट जो है, अगर आपके पास आइगन डिकम्पोजिशन आ चुका है तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज, एंड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज. ठीक है, और सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट जो मैट्रिक्स होता है उसके तमाम की तमाम आइगन वैल्यूज आर रियल.
ग्रेटर देन जीरो। एक्चुअली रियल तो सिमेट्रिक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट की भी होती हैं, मगर सेमी डेफिनेट के केस में क्या होता है कि ऑल द आइगन वैल्यूज आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट है तो उस केस में आइगन वैल्यूज आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, जीरो नहीं होती हैं, ठीक है। और जब जीरो नहीं होंगी आइगन वैल्यूज तो इसका क्या मतलब है कि डिटर्मिनेंट would not be zero because the determinant is product of eigenvalues, which means that symmetric positive definite matrix will always be invertible because determinant zero ना होने का मतलब है कि it is invertible. जी, so this actually this is about how to form the eigenbasis, ठीक है, और how to represent a vector from R basis to an eigenvector to an eigen into an eigenbasis, and then how to use the diagonalization of the matrix for linear transformation. एक और जो चीज़ हम यहाँ पे linear transformation के बारे में इंटरेस्टिंग से देखेंगे कि लेट्स सपोज कि आपकी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फर्स्ट फॉर एग्जांपल रोटेशन बाय 90 डिग्रीज है, और आप ये चाहते हैं कि ये रोटेशन बाय 90 डिग्रीज कोई एक मैट्रिक्स है जो कि आप किसी और बेसिस में जाके यू वांट टू रोटेट इट बाय 90 डिग्रीज, ठीक है। सो हाउ टू रिप्रेजेंट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन अ न्यू बेसिस। अभी तक हमने ये देखा है कि सिर्फ एक वेक्टर जो है अगर उसको न्यू बेसिस में लेके जाते हैं तो आप कैसे उसको जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो चीज़ अभी मैं कह रही हूँ हमने जस्ट आइगन बेसिस के केस में ये चीज़ थोड़ी सी देख भी ली है, बट वी विल एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन इट हियर कि लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है वो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन and this is the transformation of 90 degrees rotation of a vector, which means कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर मेरे अपने हमारे स्टैंडर्ड आइगन स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस में है, लेट्स सपोज कि i और j आर द बेसिस वेक्टर, तो उस केस में अगर मैं कोई मेरे पास वेक्टर a है, इसको मैं a से x है, इसको मैं a से मल्टीप्लाई करूं, then it will be the rotated version of x, जो मेरे पास let's suppose कि y आ रहा है वेक्टर, that would be the rotated x. Now what I want to do is I want to rotate in an other basis vector, कि हमारे पास जो है हम ये कह रहे हैं कि एक वेक्टर है जो कि कोई और बेसिस वेक्टर है, कोई और बेसिस है जिसमें वो वेक्टर है, the vector is 1 -1 and 2 and let's suppose कि मैं इसको x प्राइम से रिप्रेजेंट कर देती हूँ and this is in some other basis vector, ठीक है, and I actually don't हाँ, और ये इसको जो है let me write कि जिस बेसिस वेक्टर में ये है that is the same one जो कि हमने पीछे लिखा था, मैंने इसको b से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि a से जो है वो मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो एंड व्हाट आई वांट टू डू इज कि मैं रोटेशन इस वेक्टर को रोटेट करना चाहती हूँ इन इट्स ओन बेसिस सेट, ठीक है, लेकिन दैट इज एक्चुअली डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज मुझे तो रोटेशन का जो मैट्रिक्स पता है दैट इज फॉर रोटेशन इन आर ओन बेसिस वेक्टर, ठीक है। इसकी देखिए मैं दोबारा से फिगर एक बनाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स सपोज कि दिस इज वन बेसिस, ये हमारा है स्टैंडर्ड बेसिस, और अगेन दिस इज रोटेटेड काइंड ऑफ बेसिस वेक्टर which is not a very good representation, but let's suppose कि ये हमारे पास इसी को रोटेट करके, मतलब this is actually not रोटेट करके, this is standard वेक्टर स्पेस है और this is actually वेक्टर स्पेस ऑफ वेक्टर B। अब मेरे पास जो ये वेक्टर है this is here, लेकिन जो मुझे रोटेशन का पता है कि मुझे ये पता है कि अगर कोई ये वेक्टर यहाँ पर होता तो वो कैसे जो है वो a से रोटेट हो जाता, ax करके जो है वो रोटेट हो जाता। अब these are actually two distinct vector space, I mean these are same vector spaces but two distinct eigen basis vector, कि इस केस में जो मेरे पास basis vector है वो क्या है, जो स्टैंडर्ड वाले में जो we are assuming कि ये है which is actually kind of
रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मैंने 90 नहीं बनाया हुआ, स्टैंडर्ड में ये 90 डिग्रीज पे होते हैं, बट लेट्स सपोज के दिस इज 90। और जो नॉन स्टैंडर्ड है या दूसरा वाला जो है ट्रांसफॉर्म्ड है, बेसिकली दिस इज 90 एक्चुअली। सो वी कैन से एक से हमने दूसरे में खैर एनीवे लेकर आना है। तो व्हाट वी कैन डू इज, अब हम देखिए प्रोसेस क्या कर सकते हैं। वी नो कि हमारे पास अगर किसी और बेसिस के अंडर में एक वेक्टर है जो कि किसी और बेसिस के रेफरेंस से रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय बी, ठीक है, ये चीज हमने पीछे की है कि मेरे पास जो है, अगर मैं इस वेक्टर को बी एक्स प्राइम को बी से मल्टीप्लाई करूंगी तो आई वुड गेट अ वेक्टर इन स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है, यानी जो इसमें हम काम कर रहे हैं। और फिर मैं क्या कर सकती हूँ, अब जब स्टैंडर्ड में एक दफा आ गया है तो फिर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। इसका मतलब क्या है कि अब मैंने यहाँ मेरे पास लेट्स सपोज के ये स्टैंडर्ड में आ गया, अब मैंने ए से मल्टीप्लाई करके इसको रोटेट करवा दिया। अब ये रोटेट हो गया एंड देन आई कैन टेक इट बैक टू दिस वन, विच मीन्स कि जो भी मेरे पास एंड रिजल्ट आया है इसको मैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, या इन अदर वर्ड्स ओवरऑल क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू बी इनवर्स ए बी एक्स प्राइम। ओवरऑल अगर आप इसका वो लेना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दूसरे बेसिस में करना चाहते हैं, तो दिस इज व्हाट इज रिटर्न हियर कि आपके पास जो है ये बेसिस वेक्टर दूसरे बेसिस वेक्टर में था, दूसरे जो था वो, हाँ, बेसिस वेक्टर में जो है वो वेक्टर को इस तरह से लिखा जा रहा था, उसको हम अपने वाले में लेकर आए, देन वी ट्रांसफॉर्म्ड इन आर एंड देन वी आर गोइंग बैक टू द अदर बेसिस वेक्टर। तो ये जो ओवरऑल हमारे पीछे जो आज मिल रही होगी, दिस इज द ट्रांसफॉर्म वेक्टर इन दैट डोमेन जहां पे हमने उसकी बात की थी, ठीक है। एंड सो एंड देन इन दिस वे वी कैन से कि आपके पास अगर ट्रांसफॉर्मेशन आप आइगन बेसिस में करना चाह रहे हैं, तो अगर आइगन बेसिस में कोई वेक्टर आपको मिला हुआ है और किसी वेक्टर ए से उसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला कि पहले v से मल्टीप्लाई करके आप उसको अपने बेसिस में लेकर आए, फिर आपने a उस पर ट्रांसफॉर्म लगाया एंड देन you went back to eigenbasis by applying with V inverse. Last thing जो मैं करूँगी before going to the recap is Sylvester theorem. Sylvester theorem जो basically है, it is an interesting theorem which is useful also, और इसको हम ज़ाहिर आगे का जब हम लेक्चर करेंगे after your exam तो उसके बारे में हम बात करेंगे, इसको हम यूज करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो इसमें चीज है वो लेट्स जस्ट डिफाइन दिस, लेकिन उसको डिफाइन करने से पहले मुझे इस डायगोनलाइजेशन की एक और फॉर्म लिखने की जरूरत है। वी नो कि अगर मेरे पास ए सिमेट्रिक है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, देन द आइगन वेक्टर्स जो n के n आइगन वेक्टर्स जो हैं दे विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड ऑर्थोगोनल, which means कि मेरे पास डायगोनलाइजेशन जो है इसको I can write it V lambda and V transpose। अब इसको अगर मैं ओपन करती हूँ ना, दिस इज समथिंग जो मैंने यहाँ लिखी हुई है तो मैं दोबारा नहीं करूँगी। V ट्रांसपोज को मैं इस तरह से ओपन कर सकती हूँ मैट्रिक्स को, lambda matrix is like this and this matrix is V matrix। और इसको अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि अगर आप किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को राइट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं एक वेक्टर के साथ, तो उसके तमाम के तमाम जो है वो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इस केस में एलिमेंट्स नहीं मल्टीप्लाई हो रहे, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई हो रहे, रो वाइज मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा 1, सेकंड रो इज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा 2 एंड सो। और ये हमारे पास एक कॉलम वेक्टर आ रहा है यहाँ, ये दिस इज अ रो वेक्टर। इसको जब मैंने तो फर्दर मल्टीप्लाई किया तो रो इनटू कॉलम बिकम्स अ नंबर, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी समेशन ऑफ दिस थिंग। नाउ व्हाट द सिल्वेस्टर्स मैट्रिक्स थ्योरम सेज इज कि अगर आपके पास जो है फॉर सिमेट्रिक ए विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, अगर मैं कोई फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ ए के ऊपर,
then I need to apply this function only on the lambda. I don't need to change the eigen vectors का जो matrix है उसके ऊपर कुछ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, या उन vectors को change करने की ज़रूरत नहीं है. It will be applied only on lambda. So for example इसके applications क्या हैं कि अगर फर्ज करें आपने a square लेना है, तो आप जब उसको, ये चीज़ एक्चुअली मैंने थोड़ी देर पहले की भी थी कि अगर आप उसको a square लेना है तो इसका मतलब है आप सिर्फ lambda square कर रहे होंगे. इसी तरह से अगर a इनवर्स आपने कंप्यूट करना है, देखें इससे चीज़ कितनी आसान हो जाती है, बिकॉज ए इनवर्स कंप्यूट अगर आप नॉर्मल हालात में करना चाहें, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस के कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव प्रोसेस है. लेकिन अगर ए इनवर्स आप इसके थ्रू करना चाहें, देन यू कैन सी कि इस केस में क्या है, आपको सिर्फ लैम्डा इनवर्स करना है. और अगर लैम्डा आपके पास जो है वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 से लेकर लैम्डा n तक है, and we are saying that these are distinct and they are not zero, so lambda inverse will be simply equal to 1 over lambda 1 1 over lambda 2. This is again something that you need to remember कि diagonal matrix के case में inverses में you just need to take the 1 over reciprocal of your diagonal elements. Okay, we will stop the lecture here. बाकी चीज़ें मैं next time करूँगी. जो last one आ रहा है, very quickly I will try to रिवाइज जो चीज़ें आप कर चुके हैं और जो कि आपके कोर्स जो कि आपके एग्ज़ाम में इंक्लूडेड हैं. और उसके लिए जो है वी विल स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट लेक्चर, जो बहुत ज़्यादा अगर तेज़ी के साथ जो है वो करूँगी डिस्कस. एक तो अच्छा, जो हमने सबसे पहले जो लेक्चर 1 था, लेट मी जस्ट राइट. लेक्चर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? वी एक्चुअली स्टार्टेड विद अ वेरी स्टार्ट में जो है वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि अगर आपके पास इस तरह के वेक्टर्स हों, हम आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, और इसमें जो है अननोन इज x, और x को जो है वो हम a इनवर्स b के साथ कंप्यूट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के हमें ये पता हो कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक है, और द सोल्यूशन वुड बी यूनिक अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो इस केस में जो है इसको सॉल्व करने के लिए वी कैन हैव नंबर ऑफ वेज, जिसकी तरफ एक्चुअली हम बढ़े थे. वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कहाँ से आती हैं, रियल सिनेरियोज से आ रही होती हैं. ठीक है, जिसमें देयर आर समथिंग व्हिच कैन बी अननोन एंड वी वांट टू फाइंड दैट अननोन बाय द ऑब्जर्वेशन. दिस इज द ऑब्जर्वेशन वेक्टर, और ये हम कहीं किसी सिस्टम में से गुजर के हमें ऑब्जर्वेशन मिल रही है, तो वी ट्राई टू फिगर आउट कि वो सिस्टम जो था वो कहाँ से गुजर के आ रहा था, क्या चीज़ हमारे पास थी इनपुट में, क्या गया था कि जिसकी बेस पे जो है वो हमें ये आउटपुट मिल रही थी. तो हमने फर्स्ट लेक्चर में तो ये डिस्कस किया था, और उसके अलावा जो है वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू फाइंड इनवर्स, क्योंकि जब इसके बारे में हमने बात की थी तो वी सेड के अगर इनवर्स के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इनवर्स को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इनवर्स को फाइंड करने का एक तरीका तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट निकाल के एडजॉइंट लेके और उसके थ्रू हम इनवर्स कर सकते हैं. लेकिन if the things are if the matrices are bigger larger in size as compared to 2 by 2 or 3 by 3, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल तरीका हो जाता है. तो इनवर्स को फाइंड आउट करने का जो तरीका हमने डिस्कस किया था पहले ही लेक्चर में, दैट वाज एक्चुअली गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन था मेथड. ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं कि वी एक्चुअली टेक द मैट्रिक्स ए और इसके साथ हम एक आई को अपेंड कर देते हैं, एंड वी स्टार्ट टू reduce it into रो थ्रू रो एचलॉन फॉर्म में जो है वो हम करना शुरू कर देते हैं रो ऑपरेशंस के बाद. और एक स्टेप ऐसा आता है कि जहाँ पर हमारे पास जो है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू गेट अपर ट्राइंगल हियर एंड समथिंग हियर. ठीक है, इस केस में जो है हमारे पास जब अगर ये आप ये कर सकें कि यहाँ पे 0 है एंड दिस इज अपर ट्रायंगल, तो इस केस में जो पिवट एलिमेंट्स होते हैं दे आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस पिवट्स एलिमेंट जो है मल्टीप्लाइंग ऑफ पिवट्स एलिमेंट गिव यू yes मतलब actually product of the pivot is actually equal to determinant of A, and sum of the pivot जो है it gives you trace of A. ठीक है, लेकिन this is something which is
नॉट एक्चुअली नीडेड अगर आप इनवर्स लेना चाह रहे हैं तो। इनवर्स के लिए आपने क्या करना है, इनवर्स के लिए यू वांट टू मेक दिस एज आई, और यहाँ पर आपके पास जो भी बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप पूरे के पूरे होल वेक्टर के ऊपर जो है वो रो रिडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ जो भी आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा आई से स्टार्ट करते हुए जो मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी द इनवर्स मैट्रिक्स। We talked about these things in the very first lecture. Second lecture में we actually talked about different topics. जो आपके पास lecture अगर 2 की मैं बात करती हूँ तो उसमें हमने जो है वो set theory की बात की थी. We talked about groups. We talked about rings. ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा और इसकी एग्जाम्पल भी हमने सारी की थी, डेफिनेटली दे विल बी इंक्लूडेड इन योर एग्जाम। और इसके बाद जो थर्ड लेक्चर की तरफ अगर हम आते हैं, थर्ड लेक्चर में वी टॉक्ड अबाउट लेक्चर 3, let me just write it like this. Lecture 3 में we actually talked about fields. Again we saw कि fields, rings और groups जो है वो सारी की सारी definitions are used in different places in our course, और basically इन सबको define करने का मकसद ये था कि जब हम vector spaces की बात करते हैं तो वहाँ पर ये टर्मिनोलॉजीज या कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड ही लेक्चर में जो है वो स्टार्टेड विद द वेक्टर स्पेस, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने इसमें बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट सिग्नल रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर स्पेस। तो जो चीज हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी थी, व्हाट वी सेड वाज के एनी सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड, एनी सिग्नल can be represented as a vector, ठीक है। दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, और बेसिकली यही चीज है जिसकी बेस पे आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि पूरा का पूरा कोर्स जो है वो बेस कर रहा है कि हम जितने भी सिग्नल्स हैं उनको एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम उसको एज अ वेक्टर कर सकते हैं तो इसका मतलब है जो सिग्नल की स्पेस है जहाँ पे तमाम सिग्नल एग्जिस्ट करते हैं, इट विल बी अ वेक्टर स्पेस। और अगर वो वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब है कि आप जितने भी लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम देखते रहे हैं कि हम कैसे कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने वेक्टर स्पेस को डिफाइन किया था, एंड देन वी सेड कि वेक्टर स्पेसेस आर द सेट ऑफ सिग्नल्स और वेक्टर्स व्हिच एक्चुअली satisfy number of conditions, जो कि अगेन मैं डिस्कस नहीं करूंगी, वो आपके कोर्स में मतलब आपके लेक्चर में जाहिर है कि डिटेल में है, यू ऑलरेडी नो कि क्या कंडीशन होती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने देखी होगी कि एक तो हमने वेक्टर स्पेस डिफाइन किया था, जो इसमें दैट वाज समथिंग इम्पोर्टेंट, उसको लेके हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं। दूसरी जो चीज़ हमने डिफाइन की थी, वी डिफाइंड सब स्पेस व्हिच इज अ सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर स्पेस इटसेल्फ, ठीक है। Then we talked about linear combination. Again, linear combination हम अभी तक use कर रहे हैं, ठीक है। You have seen this thing. So what I am trying to मैं ये summarize करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप you can appreciate कि जो जो चीज़ें हम शुरू से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, they are tying up together while we are reaching towards the end of the course. तो linear combination में हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास number of vectors हैं जिनको हम let's suppose कि हम उनको represent कर देते हैं P1 से लेकर PM तक, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी अ वेक्टर। लेट्स सपोज कि कोई वेक्टर x है जिसको मैं अगर इस तरह लिख सकती हूँ कि मैं तमाम के तमाम जो वेक्टर्स हैं उनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एंड देन आई एम एडिंग them together. So whatever I'm getting at the end is the linear combination of those vectors, ठीक है। और जहाँ पे a's जो हैं they are actually scalars, और दे कैन बी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, लेकिन नॉर्मली हम इस कोर्स में जो है वो रियल की ही बात कर रहे हैं। और बिकॉज वी सॉ कि ए कैन बी एनीथिंग, तो यहाँ से हमने एक और डेफिनेशन जो की थी विच वी टॉक्ड अबाउट इन लेक्चर नंबर 4, और दैट वाज एक्चुअली स्पैन, ठीक है। और स्पैन के बारे में हमने क्या कहा था कि स्पैन इज द सेट ऑफ all linear combinations, all linear combinations,
जब हम ले लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ अ वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स। यानी अगर आपके पास P1 से Pm तक, जिस तरह मैंने पीछे लिखे हैं, अगर उनके तमाम के तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी आप वो तमाम एज फाइंड आउट कर लें जो कि पॉसिबल हैं उसको कंबाइन करने के लिए, तो हमें स्पैन मिल जाता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हमने लेक्चर 4 में बात की थी, दैट वाज लीनियर इंडिपेंडेंस। ठीक है, और लीनियर इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है कि हमारे पास, अगर हम जिस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन की अगर मैंने बात की थी, ठीक है, कि आई सेट के A1 P1 प्लस A2 P2 से लेकर AM PM तक है मेरे पास, I can write it as I from 1 to M AI PI। अब if अगर मैं इसको जीरो करना चाहती हूँ, तो अगर मेरे पास इस तरह की सिचुएशन है कि इसको जीरो करने के लिए दिस इज जीरो इफ एंड ओनली इफ all AIs are zero, then in that case I will say कि P1 से लेकर PM तक जो है वो linearly independent है, which means कि they cannot be written in terms of each other। और linear independence को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, so I will not discuss it more at this point। बस सिर्फ आपने ये याद रखना है कि अगर आप linear combination ले रहे हैं और linear combination equal to zero आप करते हैं, तो अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होने के लिए तमाम के तमाम कोफिशिएंट को जीरो होना जरूरी है, देन इन दैट केस वी से के द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसके बाद लीनियर इंडिपेंडेंस से जो है वो अगला जो हमने लेक्चर नंबर 5 में वी टॉक्ड अबाउट, जो नेक्स्ट टॉपिक था, दैट वाज द बेसिस वेक्टर्स। बेसिस सेट की हमने बात की थी, और बेसिस सेट अगर हम ये कहते हैं कि बेसिस सेट अगर बी हम कह देते हैं, विच इज सेट ऑफ सम नंबर ऑफ वेक्टर्स है जो कि इसके अंदर मौजूद हैं, तो अगर मेरे पास स्पैन ऑफ वी बी विच मीन्स कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन बी जो है वो मेरा वेक्टर स्पेस एस बना रहा है, एंड बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, विच मीन्स के बी के जो तमाम के तमाम वेक्टर्स हैं उनमें से किसी को हम दूसरे की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इन दैट केस बी इज द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस एस। और इसकी हमने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स भी की थी, दिस इज सम वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड वी हैव सीन कि हम अभी तक जो है बेसिस, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंस, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, इन तमाम चीज़ों को जो है वो वी टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स टिल नाउ। तो इसलिए अब आपको मतलब इसको मुझे दोबारा से समराइज करने में, इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू हैव दिस फीलिंग के ये जो सारी चीज़ें जो हैं, हम डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट और वो सब कुछ जो कर रहे थे, वो हमारे पास जो है अब वो सारी चीज़ें एक्चुअल सिनेरियोज में चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट जो था वो लेक्चर नंबर 6 था। लेक्चर नंबर 6 में वी टॉक्ड अबाउट डायमेंशंस। ठीक है, और डायमेंशंस का हमने क्या कहा था कि बेसिस number of vectors in a basis set। Number of vectors in a basis set is called dimension of the vector space। यानी vector space जो है ना वो span किससे हो रहा है, basis set से हो रहा है। So what we can conclude from here is, अभी हमने जो even अभी examples किए हैं कि फर्ज करें कि अगर आपके पास जो 2 dimensional vector space है, तो उसके कितने आपको basis set चाहिए उसको span करने के लिए? 2 चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट 2 वेक्टर्स होंगे तो आपके पास वो स्पैन हो सकता है। तो उस केस में आपके पास, अब इट डजेंट मैटर कि आपके पास ये 2 ऑर्थोगोनल वाले हैं या दे आर सम अदर 2 वेक्टर्स, लेकिन ये तमाम लीनियरली इंडिपेंडेंट है जो कि दोनों जो है वो वेक्टर्स स्पैन बस कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट वी कैन, दे आर स्पैनिंग द 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो बिकॉज एवरीवेयर 2 होंगे तो 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को करेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। ठीक है, विच इज समथिंग ट्रिवियल आल्सो, और अब हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं।
और एक चीज जो हमने यहाँ से देखी है, अगेन यही वाली एग्जांपल अगर आप देखें कि किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस सेट्स इटसेल्फ डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो स्टैंडर्ड बेसिस है ना जो आई और जे हैं, और उसके अलावा भी हम जैसे हमने अभी देखा कि आइगन वेक्टर्स भी बेसिस के तौर पे हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम और बेसिस वेक्टर्स भी ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो उसको स्पैन करेंगे ही करेंगे वेक्टर स्पेस को। लेकिन ये कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीड टू बी द सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और उसका बेसिस सेट आप ले रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैव टू बी 2, दे कैन नॉट बी 3, दे कैन नॉट बी 1, ठीक है। एंड सिमिलरली जो है वो जितना नंबर ऑफ डायमेंशनल है वेक्टर स्पेस का, उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए इन द बेसिस वेक्टर। इसके अलावा इस लेक्चर में हमने फोर बेसिक जो फंडामेंटल सब स्पेसेस हैं उनकी बात की थी, कॉलम स्पेस, रो स्पेस, नल स्पेस, लेफ्ट नल स्पेस। और एक और जो चीज हमने डिफाइन की थी, दैट वाज द रैंक, एंड रैंक वाज इक्वल टू, दिस वाज इम्पोर्टेंट, द रैंक वाज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस और रो स्पेस। कॉलम या रो स्पेस जो है उसके डायमेंशन को आप रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कह देते हैं, और रैंक के ही रेफरेंस से जो है फिर हम नल स्पेस की डायमेंशन को भी डिफाइन करते हैं। ये चीज़ हमने अभी भी देखी है कि जितनी डायमेंशन आपके पास कॉलम या रो स्पेस में रह जाती हैं, बाकी तमाम डायमेंशन जो हैं दे गो इनटू द नल स्पेस और लेफ्ट नल स्पेस। उसके बाद वी मूव टू द लेक्चर नंबर 7। लेक्चर 7 में वी टॉक्ड अबाउट, सॉरी, लेक्चर 7 में वी टॉक्ड अबाउट नॉर्म्स, ठीक है। और हमने ये देखा था, बेसिकली हमने नंबर ऑफ नॉर्म्स की बात की थी, L1 नॉर्म्स, L2 नॉर्म, L इंफिनिटी नॉर्म, एंड वी सेड कि ऑल ऑफ देम फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ LP नॉर्म, जिसको हमने इस तरह से डिफाइन किया था। और नॉर्म में अगर आपको याद हो, हमने ज्योमेट्रिकली भी इसको प्लॉट करके देखा था। व्हाट वी एक्चुअली सॉ इन द केस ऑफ नॉर्म इज के norms actually define the way we can measure the length of a vector or the distance between any two vectors, and based upon different types of norm, कि आप p की वैल्यू 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं और इन्फिनिटी ले रहे हैं, हमारे पास जो लेंथ है या डिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी डिफरेंट आ रही होगी, ठीक है। और बेसिकली नॉर्म जो है वो हमारे पास लेंथ या डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। और लेक्चर 7 में हमने नॉर्म्स को ही इन डिटेल डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 8 में वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। और इस केस में हमने सिर्फ जो चीज़ ये देखी थी कि फर्ज करें, वी जस्ट सॉ सम एग्जांपल जिसमें हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड वाज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड in case of number of equations. So in that case we said the equations are inconsistent, which means कि solution possible नहीं है ना आपके पास जो है, अगर वो दोनों same नहीं है तो इसका मतलब solution possible नहीं है। तो we just talk about the same कि इस case में we solve these using the least square solutions, ठीक है। और least square solutions का क्या मतलब है कि we actually take the सोल्यूशन जिसमें एरर जो होगा, यानी एक्चुअल जो आना चाहिए था मगर उसके बजाय हम कोई और सोल्यूशन निकालते हैं, और उसमें जो एरर होता है उसका मैग्नीट्यूड मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं या लेने की कोशिश करते हैं उसको मिनिमम। और इसका तस्करा हमने यहाँ पे इसलिए किया था बिकॉज इस केस में वी यूज द नॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें कि एक्चुअल सोल्यूशन x होना चाहिए था, लेकिन अब हमें तो x मिल ही नहीं रहा ना, तो इसका मतलब है कि हम x हैट कोई मेजर कर रहे हैं इस, तो विच मीन्स कि हमारे पास जो अगर राइट हैंड साइड जो वो मेजरमेंट को कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी हमें इस तरह का कोफिशिएंट्स नहीं मिल रहा है जो कि हमें एंड में जो है वो राइट हैंड साइड एग्जैक्टली दे सके। तो हम जो है उसकी अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो ये जो एरर है दिस, इसका नॉर्म है जिसके स्क्वायर को हम मिनिमाइज करते हैं। तो ये जो नॉर्म है ये हम लेंथ को मिनिमाइज करते हैं ना, एंड देन यूजिंग द नॉर्म कॉन्सेप्ट वी कैन मेजर दिस लेंथ विच कैन बी L1, L2, L infinity और L3, L4, anything like this। और एक्चुअली हमने अगला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8, सॉरी लेक्चर नंबर 9, उस केस में जो है वी एक्चुअली
नहीं, मेरा ख्याल है हमने इसी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में जो है, हमने देखा भी था कि अगर आपके पास L1, L2, L इन्फिनिटी डिफरेंट नॉर्म्स हों, तो उस केस में लीस्ट स्क्वायर जो है या मिनिमम एरर की कंडीशंस डिफरेंट हो जाती हैं बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि आप डिफरेंट तरीके से लेंस को या डिस्टेंसेस को डिफाइन कर रहे होते हैं। एक और चीज़ जो है 8 लेक्चर में हमने देखी थी वो ये कि वी डिफाइन the norms for continuous function also. और continuous function का norm हम कैसे define करते हैं? We define them p norm to be simply जिस तरह हमने उसके लिए summation लिया था matrices के केस में या discrete values जो हैं, तो इस केस में we take it to be integral. और इसकी भी एग्जांपल्स हमने की थी एंड वी सॉ कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक और जो चीज़ हमने देखी थी कि हम नॉन लीनियर स्पेसेस की बात करते हैं, कोई भी लीनियर वेक्टर स्पेस जिसमें हमने नॉर्म्स डिफाइन किए हुए हों, दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर स्पेस। और एक और जो चीज़ हमने इसमें इम्पोर्टेंट देखी थी वो ये कि हाउ टू नॉर्मलाइज अ वेक्टर। नॉर्मलाइज करने का क्या मतलब है कि वी वांट द वेक्टर टू हैव यूनिट नॉर्म। तो अगर हमारे पास वेक्टर x है, नो मैटर व्हाट द वेक्टर x इज, अगर मैं इसको इसके नॉर्म से डिवाइड कर देती हूँ, then I let's suppose कि I get the vector y, then it is for sure कि y will have unit norm. So this is the normalization जिसको आगे हमने ग्राम श्मिट पे यूज भी किया था and you can use it anywhere जब आप normalize करना चाहते हैं. So this was till lecture number 8. Lecture 9 में norms के बाद we talked about inner products. ठीक है, और हमने ये देखा था कि inner products are actually for measuring the angle between two vectors, direction of the vector, and they also define induced norm. और induced norm के लिए what we saw was कि अगर आप inner product ले रहे हैं किसी vector का उसके अपने साथ, तो this is actually giving you the square of the norm, या अगर आप इसका square root ले लेते हैं तो this gives you the norm. और similarly अगर आप इसमें distance लेना चाह रहे हैं तो you can just take the inner product of the difference of two vector. So this will give you the distance between two vectors because हमें पता है कि norm जो है वो हमें distance दे रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ हमने ये देखी थी कि not all the inner products induce norm. So जो इस केस में जो induce norm हमें मिल रहा है, we said कि अगर हमारे पास हम inner product जो है अगर ये dot product है, तो it actually induces the norm and it induces L2 norm. ठीक है, लेकिन ये कि आपके पास बाकी जो इनर प्रोडक्ट्स होते हैं दे नॉर्मली डोंट इंड्यूस नॉर्म, एटलीस्ट जो हमने पढ़े हैं उसमें से जो है। ठीक है, इसके अलावा भी टॉक्ड अबाउट द वेटेड नॉर्म। वेटेड नॉर्म में क्या होता है कि अगर आपने फर्ज करें कि एक्स और वाई दो वेक्टर्स हैं, इनका आपने इनर प्रोडक्ट निकाला है अंडर द वेटेड नॉर्म के अंडर में, वेटेड इनर प्रोडक्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो वेटेड इनर प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि यू टेक द ओके, और दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट के टर्म में मैं बात कर रही हूँ। तो वाई ट्रांसपोज अगर आपने वेटेड के बगैर होता, जस्ट डॉट प्रोडक्ट होता, तो इट वुड हैव बीन वाई ट्रांसपोज एक्स और एक्स ट्रांसपोज वाई। ठीक है, अगर मैं इसमें वेट वेक्टर बीच में ला देती हूँ तो इट मीन्स कि व्हाट वुड हैपन इन बिटवीन जो है वो दिस वेट वेक्टर वुड बी इंक्लूडेड। एंड वी सॉ दिस थिंग के वेट वेक्टर का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंट तरह से स्केल करना होता है। ठीक है, वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट एट द मोमेंट। इसके अलावा हमने इनर प्रोडक्ट के केस में एक और चीज़ भी की थी कि वी सॉ कि हम इससे जो है वो एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं, और एंगल इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय द नॉर्म्स ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, और इसके अलावा हमने कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी थी जिसको हमने यूज करके ये चीज की थी कि दिस फैक्टर इज बिटवीन -1 and this is greater than -1 and less than 1.
ओके और यहाँ से जो है हमने एक और इम्पॉर्टेंट दो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और थे विच वाज ऑर्थोगोनैलिटी which said कि आपके पास जो inner product है it is zero if the two vectors are orthogonal, x orthogonal अगर y है, और कोलिनियर अगर आपके पास दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो इसका मतलब है कि उस केस में आपके पास x इक्वल टू वाई अल्फा वाई हो जाएगा, और अगर आप इसका नॉर्म लेते हैं देन इट विल कम आउट टू बी व्हाट, x यहाँ हो जाएगा अल्फा सॉरी y की जगह अल्फा x या x की जगह अल्फा y मैं लिख सकती हूँ, अल्फा y टाइम्स y, ठीक है, और नॉर्म इस केस में अल्फा के इक्वल आपके पास आ जाए। ओके सो दिस टेक टू द लेक्चर नंबर 10। ओके मैं बहुत क्विकली करूँगी बिकॉज काफी टाइम हो गया। लेक्चर 10 में भी टॉक्ड अबाउट ऑर्थो बेसिस, ऑर्थोगोनल बेसिस, ठीक है, और ऑर्थोगोनल बेसिस में हमने सिर्फ बेसिस का तो हमें ऑलरेडी पता है कि बेसिस क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो और स्पैन कर रहे हो वेक्टर स्पेस को। ऑर्थोगोनल बेसिस का क्या मतलब है कि आपके पास जितने भी वेक्टर बेसिस वेक्टर के वेक्टर्स हैं दे आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है, फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे, या आप ये कह लें कि इनर प्रोडक्ट जो इनका है इट इज इक्वल टू 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे, और नॉर्मल अगर हो, ऑर्थोनॉर्मल का क्या मतलब है कि इट इज इक्वल टू 1 फॉर आई इक्वल टू जे, कि ये वाली जो चीज है जिससे एक्चुअली ऑर्थोनॉर्मल को कर रही होती है। अच्छा, इसके अलावा इन दिस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट सिग्नल अप्रोक्सीमेशन इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, और इस केस में जो है वो हमने वी जस्ट टॉक अबाउट दिस थिंग कि अगर हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ये लेट सपोज कि दिस इज अ सब स्पेस, इसको मैं हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है x, हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं इन बाय अ वेक्टर x हैट इन t, तो ये हमने देखा था कि इट इज एक्चुअली ऑर्थोगोनल टू द सब स्पेस। इसको हमने आगे जाके जो है वो प्रूफ वगैरह भी करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर जो है वी जस्ट टॉक अबाउट वी जस्ट टच्ड इट। अच्छा, लेक्चर नंबर 11 जो है आई विल नॉट गो थ्रू इट इन डिटेल बिकॉज उसमें मोस्टली जो थी वो डेफिनेशन थी। सिर्फ एक चीज़ जिसके बारे में मैं बात करूँगी वो ये कि वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग के हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये फिगर बनाई है, तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर विल टेक दिस एक्स एंड, यानी प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या है कि आप कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं कोई जो है वो जी कोई फॉर एग्जांपल ए को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँ और मुझे एक्स हैट मिल रहा है, तो इसका मतलब सॉरी एक्स को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ और मुझे एक्स हैट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ए के अप्लाई करने के बाद मैं एक्स हैट तक पहुँच रही हूँ, तो आई एम गेटिंग अप्लाइंग सम प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऑन एक्स विच इज टेकिंग मी टू द एक्स हैट। और प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है what it does it कि it is kind of a special kind of a linear transform जो कि अब देखें इसमें क्या है, अगर मैं इस फिगर की बात करूं कि S is the whole vector space which may be 3 dimensional, T is a sub space जो कि 2 dimension है और हम उसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। so what is the projection operator? projection operator जो है वो linear transformation होती है from a vector space into a sub space, ठीक है, एक डायमेंशन एक स्पेसिफिक सब स्पेस में जो है वो इसको लीनियरली ट्रांसफॉर्म करके मैप करवा रहे होते हैं। और ये इसके बाद जो है हमने वी टॉक्ड अबाउट ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, और हमने यही क्लोजेस्ट पॉइंट्स जो है उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की थी इन लेक्चर नंबर 11। और इस केस में व्हाट वी सॉ वाज कि अगर आप ये निकालना चाह रहे हैं, मतलब आर एम इज कि अगर ए एक्स इक्वल टू वाई है ना, लेकिन हमें x के बजाय x हैट मिल जाता है, ठीक है। सो व्हाट वी आर सेइंग इस केस का मतलब है कि हमें x हैट का मतलब है कि ये वेक्टर मिल रहा है जबकि हम ये वेक्टर चाह रहे थे। सो वी आर एक्चुअली गेटिंग y हैट
तो एम हमारा क्या है कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए के जो कॉलम्स हैं उनसे हमें वाई हैट मिल रहा है, और ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन या ये जो भी हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं एक्स हैट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस वगैरह की थी एंड वी एंडेड अप विद अ सिस्टम लाइक दिस। अब यहाँ जो है ना एक्स के बजाय मुझे जहाँ तक याद पड़ता है उसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया हुआ था, ए सी इक्वल टू या नहीं, ओके लेट मी सी, हाँ जी ए सी इक्वल टू बी से शायद रिप्रेजेंट किया हुआ था या वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ था जी। सो व्हाट वी एक्चुअली did there was that we said that if we have a सबस्पेस, यानी ये जो टी है इसके अंदर आपके पास जो है वो बेसिस वेक्टर जो है वो p1 से लेकर p सब m तक है, और x जो है दिस x जो है actually x hat जो है that is actually the linear combination of these basis vector c1 p1 plus p2 p2 and so so अगर इससे मिलता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास x would be equal to x hat plus some error vector, और इसको हमने further solve किया था and we came up with the equation that RC equal to P, where R was the Gramian matrix which was the matrix of inner products of P vectors, और ये positive semi definite matrix था। P was the vector of क्रॉस कोरिलेशन, x और p के जो डिफरेंट वेक्टर्स थे उनका इनर प्रोडक्ट से मिलके बना था, और c was the vector of these coefficients. So in other words what we came to we found from here is कि अगर हम ये कोफिशिएंट को कंप्यूट करना चाहते हैं तो हमें r इनवर्स के साथ p को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और r इनवर्स को जो है वो कंप्यूट करने के लिए r का इन्वर्टेबल होना ज़रूरी है। एंड वी सॉ दिस थिंग कि अगर r जो है इफ द p's आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन इन दैट केस r जो है वो सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट बन जाता है। हमने ये चीज़ प्रूव भी की थी, और फिर हम p सिंपली जो है r इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेक्चर 12 में जो है वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग के r को हम अगर हमारे पास p's आर linearly independent then R inverse exists, ठीक है, और we can solve with R inverse P, and if P's are orthogonal तो उस केस में हमने देखा था कि आपको R इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, you can actually compute CI by this equation XPI over PI into PI for all PI, और अगर ऑर्थोगोनल के साथ नॉर्मल भी है या ऑर्थो नॉर्मल है तो उस केस में और आसान हो जाता है, आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट डायरेक्टली कंप्यूट सीज, ठीक है। और 12 लेक्चर में हमने बेसिकली ज़्यादा ग्रामियन और इस सिस्टम के ऊपर ही बात की थी। लेक्चर नंबर 13 में वी टॉक्ड अबाउट सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस, और जिसमें हमने talked about sorry लेक्चर 13 में वी टॉक्ड अबाउट सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस, और जिसके केस में जो है वो हमने बात की थी कि सिमेट्रिक पॉजिटिव आर इज सिमेट्रिक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए इसके कॉलम्स तो सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा, और उस केस में उसके पॉजिटिव आइगन वैल्यूज हो जाते हैं सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस के। पॉजिटिव का मतलब है कि आइगन वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0 और पिवट्स भी पॉजिटिव हो जाते हैं। एंड हमने अगेन जाहिर है कि एग्जांपल्स वगैरह जो थी वो इस केस में की थी। लेक्चर नंबर 14 में वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस, एंड जी लेक्चर 14 में भी टॉक्ड अबाउट ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल, और जिसमें हमने सिर्फ ये कहा था कि अगर आपके पास एरर वुड बी मिनिमाइज जब जो हमारे पास इफ इट इज ऑर्थोगोनल
टू द सब स्पेस, ठीक है, कि आपके पास जो भी सब स्पेस है उसका ऑर्थोगोनल अगर हो एरर तो इट वुड बी मिनिमाइज, और उसको हमने डिफरेंट इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। वी टॉक्ड अबाउट वेटेड लीस्ट स्क्वायर ऑल्सो, हमने उसकी एग्जांपल्स वगैरह देखी थी कि लीस्ट स्क्वायर और लीस्ट वेटेड लीस्ट स्क्वायर जो है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रामियन, हमने ये भी देखा था कि ग्रामियन को बजाय इसके कि आप इनर प्रोडक्ट्स के थ्रू कंप्यूट करें, we can compute the Gramian by taking AHA, where A, अच्छा A जो है वो क्या है, A is the matrix of all the vectors जो कि हमने लिए हुए थे, जिसको basis vectors हम कह रहे हैं। इनसे हमारे पास अगर A बना हुआ है तो R can be A Hermitian A, P can be A Hermitian vector X, ठीक है, X कौन सा ऑब्जर्वेशन वेक्टर है इस केस में हमारे पास, एंड C जो है दिस विल बी obtained by A Hermitian A इनवर्स A Hermitian X, ये जो है इसको हम सूडो इनवर्स कहते हैं, जिसको फिलहाल फर्दर हमने डिस्कस नहीं किया था। इसके अलावा व्हाट वी सॉ वाज कि आपके पास एक्स हैट जो है दिस इज एक्चुअली ए सी के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि this would be equal to A times A Hermitian A, sorry ये मैंने गलत इक्वेशन लिखी है, is whole inverse time A, this is called projection प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्योंकि देखें ये क्या कर रहा है, x के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, एंड दिस इज अप्लाइड ऑन x एंड इट इज गिविंग अस x हैट, सो दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स इज, कि आपको जो है वो सब स्पेस में उसकी प्रोजेक्शन दे रहा है। एंड वी टॉक्ड अबाउट द वेटेड लीस्ट स्क्वायर्स के साथ कैसे हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला आपको देख लीजिएगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा होता चला जा रहा है। सो एंड देन आई विल जस्ट लेक्चर 15 में हमने एग्जाम्पल की थी लीनियर रिग्रेशन की, विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन इसमें बेसिकली इट इज फॉर फिटिंग द लाइन टू द डेटा, ठीक है, इन सच अ वे के एरर इज मिनिमाइज। इसके अलावा हमने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की बात की थी, और एक जो चीज हमने ये देखी थी वो ये कि आपके पास एक्स हैट जो है दिस इज इक्वल टू C1P1 प्लस C2P2, बिकॉज हम जो ये है वो ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जो है वो बेसिस वेक्टर्स हैं सब स्पेस के, और अगर आपके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर हैं तो इसका मतलब है कि ये हमें इस तरह से मिल जाता है। सो इट मींस कि इन केस ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर इनको कंप्यूट करना बहुत आसान हो जाता है। और अगर आपके पास सपोज करें कि t जो है वो x के ही इक्वल है, तो x हैट इज एक्चुअली x, सो इट मींस कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर में आपको ये जो फैक्टर है दिस इज गिविंग यू the coefficient of a vector in the direction of any, sorry this should be m, any vector space, any in the direction of any basis vector. So this was called reproducing formula, और इसको हमने ये कहा था कि इस फॉर्मूले को देखते हुए अगर आपके पास ऑर्थोनॉर्मल और बेसिस वेक्टर्स हैं तो फिर आप उसको वो कर सकते हैं, यू कैन रिप्रोड्यूस द वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट जो है वो कोफिशिएंट की टर्म में। और इस वजह से फिर हमने लेक्चर 16 में भी टॉक्ड अबाउट ऑर्थोगोनलाइजेशन और ग्राम श्मिट कि इसके थ्रू जो है वो हम ऑर्थोगोनलाइज कैसे कर सकते हैं, यानी फर्ज करें कि आपको बेसिस वेक्टर दिए हुए हैं एंड देन you orthogonalize them, why, because we saw कि orthogonalization के बाद जो है वो हमारे पास computations बहुत आसान हो जाती हैं। और उसके बाद हमने जो है we talked about certain standard ortho basis, जिसमें हमने सिर्फ दो की बात हम कर पाए, we didn't have that much time, एक sinc function और exponential की हम बात की थी, जो कि Fourier सीरीज के लिए या आपके पास बैंड लिमिटेड
सिग्नस की जो है वो इंटरपोलेशन के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। रिप्रोड्यूसिंग फार्मूला भी हमने इन दोनों के केस में बात की थी। इन द लेक्चर 17 we talked about mainly about the Parseval theorem, और उसके अलावा पार्सेवल थ्योरम इज जस्ट टेलिंग अस कि अगर आपके पास जो है वो किसी वेक्टर स्पेस में इनर प्रोडक्ट है तो दैट इज एक्चुअली द सेम एज द इनर प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट्स वेक्टर्स जो हैं, ठीक है। और इसको हमने प्रूव भी किया था, इसकी एग्जांपल भी देखी थी। देन वी टॉक्ड अबाउट इन द 17 लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट एरर ऑफ बेस्ट अप्रोक्सीमेशन which was actually just saying कि अगर आपके पास actual जो vector है it was obtained by a large number of linear combination of large number of orthonormal basis vector, और आपका जो x hat है उसकी approximation है that is obtained by sum of these orthonormal basis vector, then in that case जो error हमारे पास आ जाएगा that will be equal to the remaining components, ठीक है। और ये एरर हमारे पास बेस्ट कब हो जाता है, जब हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि जो रिमेनिंग कंपोनेंट है, यानी ये वाली जो अगर हम n ले रहे हैं तो n से ऊपर वाले जो हैं कंपोनेंट्स दे आर नॉट कंट्रीब्यूटेड दैट मच टू द डेटा इटसेल्फ, ठीक है। और इसी चीज़ को हमने अल्फाज या कोफिशिएंट्स की फॉर्म में भी लिखा था, वो आप खुद देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 18 का जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने की थी वो देयर वाज ओनली अब टॉकिंग अबाउट कि लीनियर इनवर्स प्रॉब्लम क्या होते हैं, विच मीन्स कि वी वांट टू सॉल्व फॉर सिस्टम्स लाइक दिस। और इसमें हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिटेल में देख भी चुके हैं, लेकिन अगर व्हाट इफ दिस ए इज़ नॉट स्क्वायर, यानी आपके पास जो है वो ओवर डिटर्मिन, अंडर डिटर्मिन्ड, और ए जो है वो फैट मैट्रिक्स है, स्क्वायर है या टॉल मैट्रिक्स है, डिपेंडिंग अपॉन के सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे हैं, तो हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। मगर उसके लिए जो है वो वी स्टार्टेड विद डिस्कसिंग द सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जो कि आज के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया, और हमने आइगन डिकम्पोजिशन की बात की थी। ओके, आई विल स्टॉप हियर, ये बहुत लंबा लेक्चर हो गया। आई वुड एडवाइज यू कि इसका जो क्वेश्चन है एंड वाला वो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड गुड लक फॉर द एग्ज़ाम।